अरशद के केबिन में अरशद कुमकुम को परेशान ही किए जा रहा था कि कुमकुम उसे थोड़ा धक्का दे के जाने लगती है कि अरशद कुमकुम का हाथ पकड़कर खींच लेता है और वो संभल नहीं पाते हैं और सोफे पर ही गिर जाते हैं। कुमकुम अरशद के ऊपर होती है। देखने से ऐसा लग रहा था कि कुमकुम अरशद को सीड्यूस करने की कोशिश कर रही थे। तभी केबिन का डोर ओपन होता है और जिया बिना देखे ही अंदर घुस जाती है। लेकिन अंदर जाते ही उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो जाती हैं। वो अपने सिर पे हाथ मारते हुए बोली, हे माँ, माता जी, ये क्या दिखा दिया मुझे? ये देखने से पहले केबिन का डोर बंद क्यों नहीं हो गया? जिया को सामने देखकर कुमकुम के तो होश उड़ गए थे। वहीं अरशद को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अरशद कुमकुम को उठाने में हेल्प करता है और जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है और अपना काम करने लगता है। जिया मुँह फाड़े बस देखे ही जा रही थी कि ये सब हो क्या रहा है। अरशद ने तो उसे ऐसे इग्नोर कर दिया था जैसे वो एक्सेस ही ना करती हो वहाँ। वहीं कुमकुम के बस पसीने ही छूटे जा रहे थे कि अब वो अपनी इस एग्रीबल दोस्त को कैसे सब कुछ समझाएगी। तब तक राज भी वहाँ आ जाता है। वो जिया को अरशद के केबिन में देख के बोलने लगा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जिया का पहले ही पारा हार चुका था। बाकी की कसर अब राज ने पूरी कर दी थी। जिया को राज की सारी हरकतें याद आ रही थी। वो गुस्से में राज के पास जाती है और उसे उंगली पॉइंट करते हुए बोली, सुनो मिस्टर बूढ़े कबाड़ी, मेरा दिमाग पहले से ही गर्म है। मुझे मेरी दोस्त से बात करनी है तो अपना ये गटर जैसा मुंह बंद ही रखो। जिया की बातें सुन के राज को भी गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो फिर भी खुद को थोड़ा कंट्रोल करके अपने दांतों को पीसते हुए बोला, लेकिन मैंने किया क्या है? उसकी बात सुन के जिया बोली, सुनो मिस्टर, बिना जूस के टिंडे, बिन पेंदे के लोटे, घिसे हुए साबुन, अपना मुंह बंद करके रखो, वरना तुम्हें अभी यहाँ से उठाकर फेंक दूंगी। अगर फिर भी तुम बच गए तो फिर हाथी के पैर के नीचे मैं कुचलवा दूंगी। राज कुछ बोलने को होता है कि अरशद उसे इशारे से ही रोक देता है। राज से निपट के जिया कुमकुम की ओर मुड़ती है और फिर अपनी एक आईब्रोज उठा के उसे देखती है, जैसे उससे पूछ रही हो, ये सब क्या है? कुमकुम आगे आई और जिया को पानी का गिलास देते हुए बोली, पहले तो शांत हो जा, फिर मैं तुझे सब बताती हूँ। जिया शान से अपने सर के ऊपर उठते हुए बोली, जहाँ मेरी इज्जत ना हो वहाँ का पानी भी पीना मुझे गंवारा नहीं। वहीं जिया के इतने भारी भरकम डायलॉग से राज और अरशद दोनों को ही चक्कर आने लगते हैं। वह कुमकुम तो मुंह में दही जमा कर खड़ी थी। अब कुछ बोलोगी या नहीं? जिया आगे बोली। कुमकुम बेचारा सा मुंह बना के अरशद की ओर देखती है, जैसे बोल रही हो, इस मुसीबत में तुमने मुझे डाला है तो तुम ही मुझे बाहर निकालो। लेकिन अरशद उसे मुस्कुराते हुए एक आंख मार देता है और अपने हाथ खड़े कर देता है, जैसे कि वह बोल रहा हो, तुम्हारी दोस्त है, तुम ही जानो, और वापस से अपना काम करने लगता है। कुमकुम जिया को सोफे पर बैठाती है और थोड़ा डरते हुए बोली, मेरी शादी हो गई है।
जिया सॉफ्ट से खड़े होते हुए चिल्लाती है, क्या? कब और किससे? कहीं तुमने किसी बूढ़े से शादी तो नहीं कर ली है? अरे उससे अच्छा तो शिवम है। अक्षत को खुद के लिए बूढ़ा सुन के बड़ा ही गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी चेयर पे बैठा बैठा ही थोड़ा जोर से बोला, उसकी शादी मुझसे हुई है और तुम्हें मैं किस एंगल से बूढ़ा लगता हूँ? जिया अक्षत की बात सुन के बेहोश हो जाती है। राज और कुमकुम उसे सोफे पर लेटाते हैं और उसके चेहरे पर पानी की बूंदें डालते हैं। थोड़ी ही देर में जिया को होश आ जाता है और फिर वो जल्दी से उठकर बैठ जाती है और कुमकुम को गले लगा लेती है। बोली, तूने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तू मिसेस कुमकुम अच्छा सिंघानिया बन गई। जिया खुशी से पागल हो गई थी। कुमकुम जिया को बैठा देती है और उसे सारी स्टोरी सुना देती है। पूरी बात सुनने के बाद जिया राज की ओर घूर के देखती है, जैसे कि वह बोलना चाह रही हो, दोनों भाई एक जैसे ही हो, जबरदस्ती करने वाले शैतान। वो चारों थोड़ी देर और बातें करते हैं। उसी के बाद राज और जिया अपने केबिन की ओर चले जाते हैं और कुमकुम और अक्षत अपना काम करने लगते हैं। लेकिन कुमकुम अक्षत से थोड़ा सा नाराज हो गई थी। ऊपर से उसे बीती बातें भी याद हो गई थी, तो वो थोड़ा सा अपसेट भी हो गई थी। दोपहर से शाम हो जाती है और सारे एम्प्लॉय अपने अपने घर को निकल जाते हैं। आज जिया को रात जबरदस्ती ही अपने साथ लेके गया था। वक्त तो वो भी राज के साथ बिताना चाहती थी, लेकिन थोड़ा भाव खाना तो हम लड़कियों का परम सिद्ध अधिकार होता है। थोड़ी सी गालियाँ राज को सुनाने के बाद जिया का पेट डिनर के लिए खाली हो गया और वो राज के साथ वहाँ से निकल जाती है। वहीं ऑफिस के बिल्डिंग के बाहर आर्यन अपनी कार में बैठा कुमकुम का ही इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि कुमकुम यहीं पर काम करती है, तो उसको इम्प्रेस करने के चक्कर पर वहाँ बैठा हुआ था। पर उसे क्या पता था कि उसकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली, क्योंकि उस दाल में तो अक्षत पहले से ही अपनी प्यार की सीटी बजा चुका था। सभी एम्प्लॉय के जाने के बाद कुछ देर में अक्षत और कुमकुम के साथ निकल जाता है, लेकिन उसकी कार के अंदर का नज़ारा कोई भी नहीं देख सकता था। तो आर्यन को पता ही नहीं चलता कि अंदर कुमकुम भी है, लेकिन अक्षत ने उसे देख लिया था और गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच गईं। वहीं इन सब से बेखबर आर्यन कुमकुम का बस वेट ही करता रहता है। वहीं कुमकुम अक्षत से नाराज थी, क्योंकि ऑफिस में उसकी मनमानी की वजह से उसे कितनी शर्मिंदगी हुई थी जिया के सामने। वो पूरे रास्ते अक्षत से बिल्कुल भी बात नहीं करती। घर जाकर कुमकुम सीधा अपने रूम में चली जाती है और उसके पीछे पीछे अक्षत भी आ जाता है और रूम का डोर लॉक कर देता है। लेकिन कुमकुम उससे नाराज थी, तो उसे इग्नोर करके बाथरूम में जाने लगती है कि तभी अक्षत उसे अपनी गोद में उठा लेता है। कुमकुम अक्षत के सडन एक्शन से थोड़ा सा डर जाती है और फिर वह डरते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे नीचे उतारो। अक्षत बेशर्मी से बोला, वो क्या है ना बीबी, पानी की कितनी शॉर्टेज चल रही है,
तो हम दोनों साथ में नहाते हैं और थोड़ा सा पानी बचाते हैं। उसकी बात सुनकर कुमकुम की बॉडी गर्म होने लगती है। वो जल्दी से अपना सिर ना में हिला देती है। अच्छा कुमकुम की बातों को पूरा इग्नोर कर देता है और उसे ले जाकर शावर के नीचे खड़ा कर देता है और शावर ऑन कर देता है। कुमकुम वहाँ से जाने लगती है कि अक्षत उसकी कमर पकड़ के खुद से चिपका लेता है और फिर उसे किस करने लगता है। अक्षत के हाथ कुमकुम की पूरी बॉडी को एक्सप्लोर कर रहे थे। अक्षत के हर एक मूव से कुमकुम की बॉडी में करंट दौड़ रहा था। थोड़ी देर में कुमकुम को सांस लेने में अब दिक्कत होने लगती है, तो अक्षत उसे छोड़ देता है और उसको पलटकर उसके पेट में हाथ रख के उसे खुद से चिपका लेता है। अक्षत कुमकुम के बालों को एक साइड करता है और उसके कुर्ती की डोरी को खोल देता है। कुमकुम अपनी कुर्ती को हाथों से कस के पकड़ लेती है और धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर की ओर ले जाने लगता है कि कुमकुम उसके हाथों को पकड़ के रोक लेती है और अपना सिर नीचे करके बोली, अक्षत प्लीज आगे नहीं। अक्षत उसकी बात सुन के मुस्कुरा उठता है और उसके कान को किस करते हुए बोला, ओके माय लव, आगे हम तभी कंटिन्यू करेंगे जब तुम्हारी मर्जी होगी। और इतना बोल के वो बाहर की ओर चला जाता है। थोड़ी देर में सब लोग डिनर के लिए आ जाते हैं और सब डिनर करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं इन सब से दूर होटल मीनार में मिस्टर नायक एक लड़की के साथ बेड पर लेटे हुए थे। उस पूरे रूम में सिर्फ उस लड़की की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जो बोल रही थी, मिस्टर नायक, मैंने तो अपना प्रॉमिस पूरा किया, अब मुझे नहीं लगता कि आप अपना प्रॉमिस तोड़ेंगे। उस लड़की की बात का जवाब देते हुए मिस्टर नायक बोलते हैं, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए मीरा जी, ये प्रोजेक्ट तो आपको ही मिलेगा। बस आप यूं ही मुझे खुश कर दिया कीजिए कभी कभी, तो उसमें आपका ही फ़ायदा है और मेरा भी। आप बस कल आपकी जीत की खुशी में अगर मुझे नाचीज से मिलने फिर आ जाती तो मुझे नहीं लगता कि मैं आपको आगे के किसी भी प्रोजेक्ट में परेशान करता। मिस्टर नायक की बात सुन के मीरा बोली, आप फिक्र मत कीजिए, आप अपना काम कीजिए और मैं मेरा। वहीं आर्यन घर में बने बार में देवदासी बना बैठा हुआ था। वहीं उसके पास खड़ा दीवान उसको बार बार बस रोकने की ही कोशिश कर रहा था और बोल रहा था, सर आपने बहुत ज़्यादा ली है। लेकिन आर्यन किसी की सुनने वाला था। वो एक बोतल हाथ में लेकर दीवान के पास जाकर बोला, जब मैंने उसे खुद अपनी आंखों से अंदर जाते हुए देखा तो वो बाहर कैसे नहीं आई। आसमान निकल गया या धरती खा गई उसको, या फिर उसने कंपनी की बिल्डिंग के नीचे से ही कोई सुरंग तो नहीं बना के रखी ना अपने घर तक। मुझे वो लड़की चाहिए, तंत्र किसी भी कीमत पर ईमान। आर्यन गुस्से से चीखते हुए बस बोले ही जा रहा था। थोड़ी देर में आर्यन बेहोश हो जाता है और ईमान उसे ले जाकर बेड पे सुला देता है और बोलता है, ये कब सुधरेगा। अगर उस डेविल अक्षत को पता चल गया कि उसकी नज़र उसकी एक एम्प्लॉय पे है तो वो तो इसको वहीं पर एकदम रख देगा।
ये आदमी कभी नहीं सुधर सकता। इतना बोलकर वो भी रूम से निकल जाता है और अपने घर की तरफ चला जाता है। वहीं अच्युत अपने स्टडी रूम में बैठा किसी से बातें कर रहा था। उसके साथ वहाँ पर राज भी था। कॉल करके अच्युत राज की ओर एक कातिलाना स्माइल करता है और रूम से बाहर जाते हुए बोलो, चलो सो जाते हैं, कल की सुबह बड़ी ही कातिलाना होने वाली है। और फिर दोनों जाकर अपने अपने रूम में ही सो जाते हैं। सब लोग अपना अपना दांव चल चुके थे। सबको बस कल का ही इंतजार था। कौन बनेगा बादशाह और किसको मिलेगा प्रोजेक्ट। नेक्स्ट मॉर्निंग मीरा अपने घर ना जाकर आर्यन के घर की ओर चली जाती है। उसकी बॉडी में बहुत पेन हो रहा था तो पेन किलर लेती है और फिर एक हॉट शावर लेकर सो जाती है। क्योंकि प्रोजेक्ट किसको मिला ये अनाउंसमेंट तो रात को मिस्टर नायक के घर होने वाली पार्टी में अनाउंस होने वाली थी। क्योंकि आज उसकी बेटी का बर्थडे था और उन्होंने ये अपनी बेटी के बर्थडे की खुशी पर ही लॉन्च करने के लिए सोचा था। मीरा एकदम शांति से सो जाती है क्योंकि उसको पूरा का पूरा यकीन हो गया था कि जो भी उसने किया है उसके बाद प्रोजेक्ट उसे ही मिलेगा जिसे वो चाहती है। उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि वो प्रोजेक्ट किसे मिले। वो तो बस ये चाहती थी कि ये प्रोजेक्ट अक्षत को ना मिले और उसे नुकसान हो। क्योंकि ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं था। जिसको भी प्रोजेक्ट मिलेगा उसके लिए टॉप पोजीशन पाने का रास्ता साफ हो जाएगा। पहले सिंघानिया एम्पायर फर्स्ट पोजीशन पे था, लेकिन अगर उन्हें ये प्रोजेक्ट न मिले तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छा नहीं था। इसलिए सबने इस प्रोजेक्ट के लिए दांव खेला था। आर्यन की भी रात की उतरी नहीं थी। वो भी घोड़े बेचकर सो रहा था। अच्छा तो राज के केबिन पे बैठे हुए कुछ सोच रहे थे। उनके फेस पर चिंता की लकीरें थीं। अक्षत बार बार बस अपना फोन चेक कर रहा था, जैसे वह किसी के कॉल के आने का इंतजार कर रहा हो। थोड़ी देर इंतजार के बाद अक्षत का फोन बजता है और वो जल्दी से कॉल अटेंड करके बोला, हाँ कबीर, बोलो क्या खबर है। सामने से कबीर कुछ बोला और अक्षत के फेस पर एक डेविल सी स्माइल आ गई और वो कुछ देर बात करने के बाद कॉल को कट कर देता है। उसके बाद अक्षत और राज दोनों ही ऑफिस से निकल जाते हैं। जाने से पहले अक्षत कुमकुम को बता देता है कि उसे आज एक पार्टी में जाना है तो घर आने में देर हो जाएगी, तो ड्राइवर के साथ चले जाए। दोपहर में आर्यन की नींद खुली और वो घड़ी में टाइम देखता है। टाइम देख के उसकी आंखें पूरी की पूरी खुली रह जाती हैं। वो जल्दी से वॉशरूम में घुस जाता है। थोड़ी देर में वो रेडी होकर हॉल में बैठा हुआ था और उसके सामने रिवान खड़ा था। रिवान आर्यन को घूरते हुए बोला, मीरा कहाँ है और काम हुआ कि नहीं। सर मीरा मैम गेस्ट रूम में रेस्ट कर रही हैं और सर काम भी हो चुका है। रिवान की बात सुनकर आर्यन के फेस पर एक खतरनाक स्माइल आ जाती है और उसे जाने का इशारा करके खुद गेस्ट रूम की ओर बढ़ जाता है। वो गेस्ट रूम के अंदर जाके डोर नॉक करता है और मीरा की ओर बढ़ जाता है। मीरा को देख के वो अपना कंट्रोल खोने सा लगता है।
किसी को अपने रूम में महसूस करके मीरा अपनी आंखें खोलती है और आर्यन को देखकर उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल कर देती है। वो अपनी बाहें फैला देती है और आर्यन को अपने पास आने का इशारा करती है। आर्यन भी खुश होकर उसके पास जाता है और फिर उसके होठों पर किस करके बोला, बेबी तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है, मेरा दिल खुश कर दिया। लेकिन माय लव, उस बूढ़े ने तुम्हें ज़्यादा परेशान तो नहीं किया ना? कहीं तुम्हें ज़्यादा तो दर्द नहीं हो रहा है? उस अच्छा सिंघानिया ने जो दर्द मुझे दिया है उसके सामने तो ये दर्द कुछ भी नहीं है। और अब वो भुगतेगा, उसे भी पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। आर्यन बात को बदलने के इरादे से बोला, वैसे बेबी तुम मुझे सीड्यूस कर रही हो, ऐसा ना हो कि मैं अपना पूरा का पूरा कंट्रोल खो दूँ और तुम्हारे साथ कुछ कर बैठूं। तुम्हें रोका किसने है? मीरा एक आईब्रो उठा के बोलती है। उसकी बात सुन के तो आर्यन को लाइसेंस मिल जाता है। वो तो बस फॉर्मेलिटीज के लिए बस उससे पूछ रहा था और वह मीरा के ऊपर आ जाता है और उसके होंठों पे अपने होंठ रख देता है। मीरा की एक दर्द भरी चीख निकल जाती है, लेकिन वो उसके गले में ही दबी रह जाती है। थोड़ी ही दूर में उस पूरे रूम में मीरा की सिसकियां गूंजने लगती हैं। करीब 2 घंटे के बाद वो दोनों वैसे ही उस ब्लैंकेट में सो जाते हैं और दिन से रात होती है और आखिर वो पल भी आ गया जिसका सबको इंतजार था। अक्षत ने आज ब्लैक कोलियर और टक्सिडो पहना हुआ था, वहीं राज ने ब्लू कलर सिलेक्ट किया था। दोनों ही बिल्कुल एकदम जहर लग रहे थे। वहीं और मीरा और आर्यन ने मैचिंग ड्रेस कैरी करी हुई थी। मीरा ने ब्लू कलर का गाउन पहना हुआ था जो कि हाफ शोल्डर था और उसमें थाई से कट किया हुआ था। वहीं आर्यन ने ब्लू सूट कैरी किया हुआ था। वो दोनों भी बहुत अच्छे लग रहे थे। ये पार्टी तो मिस्टर नायक के घर पर होने वाली थी। सब लोग रेडी होकर अपनी अपनी मंजिल की ओर निकल जाते हैं। सबसे पहले वहाँ आर्यन और मीरा पहुँच जाते हैं। उनके वहाँ जाते ही मीरा उन दोनों को सवालों की बौछार कर देती है और वो दोनों भी खुशी से सबका जवाब देते हैं। थोड़ी देर बाद हमारे वहाँ अक्षत सिंघानिया की एंट्री होती है। अक्षत के आते ही पूरी की पूरी मीडिया उसे घेर लेती है, लेकिन उससे ही पहले अक्षत के बॉडीगार्ड उसको और राज को कवर कर लेते हैं और अक्षत बिना किसी को कोई जवाब दिए हुए अंदर की ओर बढ़ जाता है। अक्षत और राज के आते ही सब लड़कियों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, लेकिन वो किसी पर भी ध्यान दिए बिना ही आगे की ओर बढ़ जाते हैं। मिस्टर नायक को देख के एक डेबली स्माइल करता है अक्षत और उनसे मिलके वो और राज दोनों ही अपने लिए एक चेयर रख देते हैं और उस पर राजा की तरह बैठ जाते हैं। उस पार्टी में बड़े से बड़े बिजनेसमैन आए थे कि एक बार अक्षत से बात हो जाए। कुछ तो अपने परियों को भी लेकर आए थे कि अक्षत की नज़र उनकी बेटियों पर भी पड़ जाए और उनकी भाग खुल जाए। लेकिन अक्षत तो अपनी प्यारी बीबी की फोटो देख के मुस्कुराया जा रहा था। वहीं अक्षत को देख के आर्यन और मीरा के अंदर एकदम आग लग जाती है, लेकिन उनको इस बात की खुशी थी कि आज अक्षत को उसकी ज़िंदगी की पहली हार का
सामना करना पड़ेगा, इसलिए वो दोनों खुश थे। अचानक आर्यन को पता नहीं क्या सूझा कि वो अक्षत के पास गया और बोला, क्या बात है मिस्टर सिंघानिया, आप अकेले? आपकी गर्लफ्रेंड दिखाई नहीं दे रही, या फिर वो कुछ ज़्यादा ही डाउन मार्केट की है कि आपको उसे सबके सामने लाने में शर्म आती है? अक्षत उसकी बात पर एक छोटी सी स्माइल करता है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं बोलता। आर्यन को उसके कुछ ना बोलने से और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन बेचारा कुछ भी नहीं कर पाता। थोड़ी देर बाद मिस्टर नायक स्टेज पर खड़े होते हैं माइक लेकर, और फिर वो बोले, आप सबका यहाँ आने के लिए दिल से शुक्रिया। आज इस पार्टी की 2 वजह हैं। पहली तो ये कि आज मेरी बेटी का बर्थडे है, और दूसरी ये कि आज मैं अपनी बेटी को अपना सब कुछ सौंप के रिटायर होने वाला हूँ। और रही बात उस प्रोजेक्ट की, तो किसको मिलेगा ये मेरी बेटी अनाउंस करेगी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट वो ही हैंडल करेगी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज़ वेलकम माय डॉटर निकिता। मिस्टर नायक के उतना बोलते ही एक स्पॉटलाइट सीढ़ियों पर गिरती है, और एक लड़की जिसने एक शॉर्ट बॉडी फिटेड ड्रेस पहन रखी थी, उस ड्रेस को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो निकिता के जूनियर वर्जन की ड्रेस हो, और उसने आज के लिए ही संभाल कर रखी हो। उसकी बॉडी उस ड्रेस में काफ़ी ही बेकार दिखाई दे रही थी। चेहरे पर 4 किलो मेकअप के साथ वो अपने 800 किलो के एटीट्यूड को लेकर नीचे आई। अब की बारी लड़कों की थी मुंह फाड़ने की, लेकिन हमारे अक्षत और राज महाशय, उनको तो निकिता के वहाँ होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो तो सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए वहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने एक नज़र भी उनको नहीं देखा, लेकिन निकिता की नज़र तो बचत पर आ चुकी थी, और वो भारी नज़रों से बस उसे ही देखे जा रही थी। वो धीरे धीरे स्टेज पर आई और अपने डैड के पास गई, और थोड़ी देर में सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद केक कट होने की अनाउंसमेंट हो गया। केक कट होने के बाद निकिता स्टेज पर आई और बोली, हेलो एवरीवन, मेरी बर्थडे पार्टी है तो थोड़ा तो धमाल बनता है। सो गाइज, अपने अपने पार्टनर का हाथ थाम लीजिए दिल खोल के डांस करने के लिए। हॉल की लाइट ऑफ होती है और कुछ डांसिंग लाइट ऑन हो गई और म्यूजिक ऑन हो गया। गाने के शुरू होते ही सब लोग स्टेज पर आ जाते हैं और अपने अपने पार्टनर के साथ डांस करने लगते हैं। मीरा भी आर्यन के साथ स्टेज पर आ जाती है और उसके साथ डांस करने लगती है। वो आज अपनी जीत की खुशी में डांस कर रहे थे, लेकिन किसको पता था कि क्या ही होने वाला है। निकिता भी अक्षत के पास जाकर उससे डांस करने के लिए पूछती है, लेकिन अक्षत उसे ऐसे इग्नोर कर देता है जैसे वो वहाँ पर है ही नहीं। निकिता को काफ़ी इंसिस्ट करने के बाद अक्षत राज का हाथ उसके हाथ में दे देता है और खुद अपने फ़ोन पर बिजी हो जाता है। राज को देख के निकिता को बहुत गुस्सा आने लगता है, लेकिन बेचारी कुछ नहीं कर पाती। थोड़ी ही देर में सबके पार्टनर चेंज हो जाते हैं और निकिता आर्यन के पास आ जाती है और मीरा और राज कहीं और
लेकिन मीरा को देखते ही राज का मुंह बन जाता है और वो डांस छोड़ के ही वापिस आ जाता है। लेकिन बेचारी मीरा जो घूमते हुए उसके पास आ रही थी, वो संभल नहीं पाती और गिर जाती है। वो खुद को ठीक से खड़ा करती है और काउंटर पर जाती है। वहीं निकिता को देखकर आर्यन का दिल गोते खा रहा था। थोड़ी देर में सबका डांस खत्म होता है और एक बार फिर निकिता स्टेज पर होती है और बोलती है, जिस बात का आप सबको इंतजार था अब वो पल आ गया है। तो मुझे ये अनाउंस करते हुए बड़ी ही खुशी हो रही है कि ये प्रोजेक्ट सिंघानिया एम्पायर के सीईओ मिस्टर अच्युत सिंघानिया को मिलता है। अनाउंसमेंट सुन के किसी का चेहरा तो एकदम खिल जाता है तो किसी का डार्क हो जाता है। वहीं निकिता अपने मन में ही बोलती है, मजा आएगा तुम्हें अपना बनाने में मिस्टर सिंघानिया। दिमाग से सोचना कि ये सब हुआ तो हुआ कैसे, और मुझे कमेंट में भी बताना। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय और मिलते हैं हम नेक्स्ट भाग में।